book summary. स्वागत है बुक समरी, जहां हम आपको बेस्ट बुक्स का सार बताते हैं ताकि आप स्मार्टर और ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकें। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट बाय कैल न्यूपोर्ट की। अगर आपको लगता है कि टॉपर्स ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। इस बुक में बताया गया है कि कैसे टॉप स्टूडेंट स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करके कम टाइम में बेहतर रिजल्ट्स लाते हैं बिना स्ट्रेस के। अगर आप भी एफर्टलेस एकेडमिक सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टाइम मैनेजमेंट। इमेजिन करो एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी लेट नाइट तक जागकर पढ़ाई नहीं करता, लास्ट मिनट पैनिक में नहीं आता और फिर भी हमेशा टॉप ग्रेड्स लाता है। सुनने में ये स्पेशल टैलेंट लगता है, लेकिन सच ये है कि इसका इंटेलिजेंस से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बल्कि ये सब टाइम मैनेजमेंट का कमाल है। जो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं और जो इजीली अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनके बीच का फ़र्क यही होता है कि वो अपने स्टडी सेशंस को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स अपनाकर एफिशिएंटली पढ़ सकते हो बिना स्ट्रेस लिए। सोचो, तुम्हारे पास एक एग्ज़ाम है जो 2 हफ्ते बाद होने वाला है। अभी ये बहुत दूर लगता है, इसलिए तुम सोचते हो कि बाद में पढ़ लेंगे। फिर अचानक एग्ज़ाम करीब आ जाता है और पैनिक मोड ऑन हो जाता है। अब रात भर जागकर सब कुछ क्रैम करने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग में कुछ भी ठीक से स्टोर नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि क्रैमिंग सिर्फ एग्जॉस्टिंग ही नहीं, बल्कि इनफेक्टिव भी होती है। हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे और कंसिस्टेंट रेपिटेशन से बेहतर याद रखता है, न कि एक ही रात में सब कुछ ठूसने से। अब सोचो, एक ऐसा स्टूडेंट जो इस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करता है। वो पहले से ही प्लानिंग कर लेता है कि हर दिन 30 मिनट का फोकस्ड स्टडी करेगा। कभी वो नोटिस रिव्यू करता है, कभी खुद को टेस्ट करता है और कभी की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करता है। इस तरह पढ़ाई न सिर्फ स्ट्रेस फ्री हो जाती है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी लंबे समय तक याद रहते हैं। लेकिन सिर्फ ज़्यादा पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। असली मैजिक स्केजुलिंग में है। कई स्टूडेंट्स वेग टू डू लिस्ट्स बना लेते हैं, जिसमें लिखा होता है मैथ पढ़ना या हिस्ट्री रिवाइज करना, लेकिन बिना किसी फिक्स टाइम स्लॉट के ये टास्क टलते ही रहते हैं। टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या पढ़ना है, बल्कि वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कब पढ़ना है। अगर प्लान कुछ ऐसा हो, 4 बजे से 4:30 बजे तक बायोलॉजी रिवाइज करना, तो ये एक कमिटमेंट बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी क्लास का स्केड्यूल। पर इवन बेस्ट प्लानिंग के बावजूद भी डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी एनिमी बन सकती हैं। सोचो, तुम पढ़ाई शुरू करते हो और सिर्फ 5 मिनट बाद ही तुम्हारा फ़ोन बज करता है। एक नोटिफिकेशन चेक करने के बाद दूसरा आ जाता है और देखते ही देखते तुम 20 मिनट के इंस्टाग्राम स्क्रॉल में खो जाते हो। इसीलिए टॉप स्टूडेंट पहले से ही अपने स्टडी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बना लेते हैं। वो फ़ोन को दूसरी रूम में रख देते हैं, फोकस ऐप्स यूज़ करते हैं और स्टडी फ्रेंडली वर्क स्पेस तैयार करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पोमोडोरो टेक्निक भी अपनाते हैं, 25 मिनट की डीप स्टडी, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक। इससे दिमाग एक्टिव रहता है और स्ट्रेस भी नहीं होता। अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। खासकर लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स जैसे रिसर्च पेपर्स के लिए कई स्टूडेंट्स लास्ट नाइट तक कुछ नहीं करते और फिर एक ही रात में पूरा लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक दिन टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, दूसरे दिन सोर्सेज कलेक्ट करते हैं, फिर आउटलाइन बनाते हैं और उसके बाद राइटिंग शुरू करते हैं। इस तरह काम आसान हो जाता है और क्वालिटी भी बेहतर आती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो अपने दिन का बैलेंस मेंटेन करते हैं। वो सिर्फ स्टडी टाइम ही नहीं, बल्कि ब्रेक्स, एक्सरसाइज, हॉबीज़ और सोशल टाइम भी स्केड्यूल करते हैं। जो स्टूडेंट घंटों तक बिना रुके पढ़ाई करता है, वो जल्दी बर्नआउट हो सकता है, लेकिन जो बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेता है, वॉक पर जाता है या फ्रेंड्स से बात करता है, वो ज़्यादा फ्रेश और फोकस रहता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। जब आप अपने स्टडी सेशंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, टास्क को प्रॉपर्ली स्केड्यूल करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करते हो और बड़े असाइनमेंट्स को मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ते हो, तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और स्ट्रेस भी कम होता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो इन स्ट्रैटेजीज को ट्राई करके देखो और डिफरेंस फील करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट चैलेंज क्या है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी हैक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर 2, टेकिंग स्मार्ट नोट्स। इमेजिन करो, तुम क्लास में बैठे हो, प्रोफेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन तुम बस पूरी नोटबुक भरते जा रहे हो, हर वर्ड लिखने की कोशिश कर रहे हो। फिर एग्जाम के टाइम जब नोट्स खोलते हो तो उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जो कम लिखता है, लेकिन उसके नोट्स इतने ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव होते हैं
कि बस एक ग्लांस में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच? स्मार्ट नोट टेकिंग टेक्निक्स। आज हम जानेंगे कि टॉप स्टूडेंट्स कैसे ऐसे नोट्स बनाते हैं जो न सिर्फ एग्जाम के लिए यूज़फुल होते हैं बल्कि रिवीजन को सुपर इजी बना देते हैं। मान लो तुम एक हिस्ट्री लेक्चर में बैठे हो, प्रोफेसर बोलते जा रहे हैं और तुम बिना सोचे समझे हर चीज़ लिखने लगते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम सिर्फ एक ह्यूमन रिकॉर्डर बन गए हो, बिना ये सोचे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और कौन सी नहीं। लेकिन जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो हर चीज़ लिखने के बजाय सिर्फ मेन आइडियाज़ और की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। एक अच्छी टेक्निक है एक्टिव नोट टेकिंग। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुनकर लिख नहीं रहे बल्कि सुनते ही उस कंसेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो प्रोफेसर कह रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1988 में शुरू हुआ था क्योंकि कॉमन पीपल ज़्यादा टैक्सेस से परेशान थे। अब एक एवरेज स्टूडेंट इसे वर्ड टू वर्ड लिख देगा, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट इसे शॉर्ट करके ऐसे लिखेगा, फ्रेंच रेव 1789, हाई टैक्सेस, पीपल एंग्री, रेवोल्यूशन। बस जितना कम लिखोगे उतना जल्दी याद रहेगा। अब बात करते हैं नोट टेकिंग मेथड्स की। सबसे पॉपुलर तरीका है कॉर्नेल मेथड। इसमें पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट साइड में कीवर्ड्स, राइट साइड में मेन नोट्स और नीचे समरी। मान लो तुम्हारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, तो लेफ्ट में कीवर्ड लिखोगे लाइट एनर्जी और राइट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, नीचे समरी में पूरी प्रोसेस को एक सेंटेंस में समराइज कर सकते हो। इस मेथड से रिवीजन सुपर इजी हो जाता है क्योंकि तुम्हें पूरी कॉपी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हें डायग्राम्स और विजुअल्स से याद रखना अच्छा लगता है तो माइंड मैपिंग भी एक पावरफुल तरीका है। मान लो तुम्हें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। इसके लिए एक डायग्राम बना सकते हो जिसमें एक सेंटर पॉइंट होगा डाइजेस्शन और वहां से अलग अलग ब्रांचेस होंगी, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एटसेट्रा। जब भी रिवीजन करोगे ये इमेज तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगी। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। क्लास में नोट्स तो बना लिए लेकिन बाद में रिवीजन का टाइम आया तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट था। इसीलिए एक और स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, कलर कोडिंग। एग्जाम्पल के लिए तुम डेफिनेशंस के लिए ब्लू पेन, फॉर्मूलास के लिए रेड पेन और एग्जाम्पल्स के लिए ग्रीन पेन यूज कर सकते हो। इससे दिमाग तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है और रिवीजन में टाइम भी बचता है। अब मान लो तुम्हें एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स और डेट्स हैं, जैसे हिस्ट्री या बायोलॉजी। यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स यूज करना सबसे अच्छा तरीका है। एक साइड पर सवाल लिखो, दूसरी साइड पर जवाब, फिर खुद को टेस्ट करो। रिसर्च बताती है कि एक्टिव रिकॉल से मेमोरी और स्ट्रांग होती है क्योंकि तुम सिर्फ नोट्स पढ़ने के बजाय अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन निकालने पर मजबूर करते हो। लेक्चर नोटिस तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सेल्फ मेड नोट्स बनाना और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। मान लो तुमने किसी चैप्टर को समझ लिया, अब उस चैप्टर को अपने शब्दों में समराइज करके लिखो। ये एक तरह से टीचिंग मेथड बन जाता है जिससे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। स्मार्ट नोटिस लेने का मतलब ज्यादा लिखना नहीं बल्कि सही इंफॉर्मेशन को सही तरीके से कैप्चर करना है। जब तुम हर वर्ड कॉपी करने के बजाय मेन आइडियाज पर फोकस करते हो, कॉर्नेल मेथड या माइंड मैपिंग जैसी टेक्निक्स यूज करते हो और रिवीजन के लिए कलर कोडिंग, फ्लैश कार्ड्स या सेल्फ मेड समरीज बनाते हो, तो पढ़ाई आसान हो जाती है। अब तुम बताओ, तुम अभी किस नोट टेकिंग मेथड को यूज करते हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुमने बहुत सारे नोट्स बना लिए लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। इमेजिन करो तुमने घंटों तक एक चैप्टर पढ़ा, हर लाइन को बार बार देखा, हर वर्ड को हाइलाइटर से मार्क कर दिया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तो सब दिमाग से गायब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना और असली समझ आना दोनों अलग बातें हैं। टॉप स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे वो लंबे समय तक कॉन्सेप्ट्स रिटेन कर पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स से किसी भी टॉपिक को फास्ट समझा और याद रखा जा सकता है बिना स्ट्रेस ली। मान लो तुम्हें फिजिक्स का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब एक तरीका यह है कि तुम टेक्स्ट बुक से डेफिनेशन पढ़ो और उसे बार बार रटने की कोशिश करो। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तुम इसे रियल लाइफ प्रॉब्लम पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। अब इस थ्योरी को एक रियल एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक फुटबॉल को फील्ड में रखते हो। जब तक कोई उसे किक नहीं करेगा वो वहीं पड़ा रहेगा। जैसे ही तुम उसे किक करोगे
वो मूव करने लगेगा। कॉन्सेप्ट समझते ही याद रखना आसान हो जाता है। अब सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन को रिटेन भी करना होगा। इसके लिए एक पावरफुल टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। कई लोग क्या करते हैं, नोट्स खोलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब याद हो गया। लेकिन असल में जब एग्जाम में वो सवाल आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। एक्टिव रिकॉल में तुम खुद से सवाल पूछते हो बिना नोट्स देखे। मान लो तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो और टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। इंस्टेड ऑफ सिर्फ नोट्स पढ़ने के खुद से पूछो प्लांट्स एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फिर दिमाग में आंसर लाने की कोशिश करो। अगर याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट अभी फुली रिटेन नहीं हुआ। इसके अलावा एक और मेथड है जो टॉप स्टूडेंट्स यूज करते हैं, द फाइनमैन टेक्निक। मान लो तुम्हें ब्लैक होल्स के बारे में समझना है। सबसे पहले टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, जैसे तुम किसी 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। अगर तुम खुद इसे आसान भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुमने टॉपिक को ठीक से नहीं समझा। ये टेक्निक तुमसे फोर्सफुली टॉपिक के बेसिक्स पर फोकस कराती है और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करती है। अब बात करते हैं मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स की। एक कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो पूरे चैप्टर्स को बार बार पैसिव रीडिंग करते रहते हैं। लेकिन ब्रेन को इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए एसोसिएशंस और पैटर्न्स चाहिए। इसका एक अच्छा तरीका है म्नेमोनिक डिवाइसेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें प्लैनेट्स के नेम्स याद रखने हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो इंस्टेड ऑफ बार बार रिपीट करने के एक सेंटेंस बनाओ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। अब हर वर्ड एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और याद रखना आसान हो जाता है। मेमोरी इंप्रूव करने के लिए विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल तरीका है। मान लो तुम्हें ह्यूमन हार्ट की ब्लड फ्लो प्रोसेस याद रखनी है। अब सिर्फ किताब से डायग्राम देखने से बेहतर होगा कि तुम अपने दिमाग में एक मूविंग एनिमेशन इमेजिन करो, कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सर्कुलेट करता है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को इमेजेस में इमेजिन करते हो तो वो दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रहता है। अब एक और पावरफुल टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। इमेजिन करो कि तुमने आज कोई नया टॉपिक पढ़ा और तुम्हें लगा कि सब समझ आ गया। लेकिन अगर तुम इसे दोबारा 3 से 4 दिन बाद रिव्यू नहीं करोगे तो धीरे धीरे दिमाग से फेड होने लगेगा। स्पेस्ड रेपिटेशन में तुम पहले दिन पढ़ते हो, फिर 2 दिन बाद एक क्विक रिव्यू करते हो, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर एग्जाम से ठीक पहले। इससे इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और तुम लास्ट मिनट क्रैमिंग से बच सकते हो। इन्फॉर्मेशन को सिर्फ याद करने के बजाय उसे समझना ज्यादा जरूरी है। जब तुम कंसेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से कनेक्ट करते हो, एक्टिव रिकॉल से खुद को टेस्ट करते हो, फाइनमैन टेक्निक से खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो और म्नेमोनिक्स, विजुअलाइजेशन और स्पेस्ड रेपिटेशन जैसी टेक्निक यूज करते हो, तो याद रखने की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। चौथी कक्षा, प्रभावी ढंग से पढ़ाई करें। इमेजिन करो 2 स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट रोज 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन एग्जाम के समय बहुत नर्वस फील करता है और कॉन्सेप्ट्स भूल जाता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ता है, लेकिन एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहता है और हाई स्कोर्स लाता है। फर्क क्या है? इफेक्टिव स्टडी मेथड्स। ज्यादा देर तक पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। आज हम उन स्मार्ट स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जिससे पढ़ाई आसान और ज्यादा इफेक्टिव बन सकती है, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो है पैसिव स्टडिंग। वो बस किताब खोलते हैं, पेज बाय पेज पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया। लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि पैसिव रीडिंग से दिमाग में कुछ भी स्टोर नहीं होता। इंस्टेड हमें एक्टिव लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। एक्टिव लर्निंग का एक सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ टेस्टिंग। इमेजिन करो तुमने एक हिस्ट्री चैप्टर पढ़ा और लगा कि सब क्लियर है। अब खुद से क्वेश्चन पूछो, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? और बिना नोट्स देखे आंसर देने की कोशिश करो। अगर तुम आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि तुम्हें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। सेल्फ टेस्टिंग एक पावरफुल मेमोरी बूस्टर है, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। अब बात करते हैं स्टडी एनवायरनमेंट की। कई बार हम पढ़ाई के लिए सही जगह नहीं चुनते। टीवी चल रहा होता है, फोन पास में पड़ा रहता है और बार बार नोटिफिकेशंस चेक करने का मन करता है। रिसर्च बताती है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ाई करने से फोकस और कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाता है। टॉप स्टूडेंट्स अपने स्टडी स्पेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। टेबल पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखते हैं और डीप फोकस के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करते हैं। पोमोडोरो तकनीक क्या है? इसमें तुम 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करते हो।
फिर 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हो। ये साइकिल 3 से 4 बार रिपीट करने के बाद एक बड़ा ब्रेक लेते हो। ये मेथड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ मेंटल फटीग को भी कम करता है। अब एक और कॉमन इश्यू, नोट्स तो बना लिए, लेकिन रिवीजन करने का सही तरीका क्या है? कई स्टूडेंट्स पूरी किताब बार बार पढ़ते हैं, जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। टॉप स्टूडेंट्स एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं द SQ3R मेथड। SQ3R का मतलब है सर्वे। पहले चैप्टर को जल्दी से स्कैन करो, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को देखो। क्वेश्चन, अपने दिमाग में की क्वेश्चंस बनाओ, जैसे इस टॉपिक का मेन आइडिया क्या है। रीड, अब डिटेल्स पढ़ो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। रिसाइट, अब खुद से समराइज करके देखो कि क्या याद है। रिव्यू, कुछ दिन बाद उसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो। इस टेक्निक से तुम्हारा दिमाग एक्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जिससे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। अब एक और इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी, इंटरलीविंग टेक्निक। मान लो तुम्हें मैथ के 3 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पहले पूरा अलजेब्रा पढ़ते हैं, फिर पूरा ज्योमेट्री और फिर ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन एक स्मार्टर तरीका है कि तुम इन टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ो। पहले अलजेब्रा के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर ज्योमेट्री, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर वापस अलजेब्रा। ये मेथड दिमाग को ज़्यादा एक्टिवली एंगेज करता है और कंसेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से लिंक करने में मदद करता है। अब आते हैं एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन पर। कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पूरी सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत स्ट्रेस हो जाता है। टॉप स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले स्पेस रेपिटेशन यूज़ करते हैं, मतलब वो हर टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, लेकिन गैप्स के साथ। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमने आज एक टॉपिक पढ़ा तो 2 दिन बाद एक क्विक रिव्यू करो, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर एग्जाम से ठीक पहले। ये टेक्निक इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देती है और लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचाती है। स्टडी ब्रेक्स भी इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक कॉमन मिथ है कि जितनी देर तक पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग कंटिन्यूसली फोकस नहीं कर सकता। इसलिए हर 50 से 60 मिनट की स्टडी सेशन के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक में वॉक करो, थोड़ा स्ट्रेच करो, पानी पियो, लेकिन फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव स्टडिंग का मतलब सिर्फ लंबे घंटे पढ़ना नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज़ करना है। जब तुम एक्टिव लर्निंग, सेल्फ टेस्टिंग, पोमोडोरो टेक्निक, SQ3R मेथड, इंटरलीविंग टेक्निक और स्पेस रेपिटेशन जैसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो पढ़ाई ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बन जाती है। चैप्टर 5, एग्जाम्स एक्सप्लोर करें। इमेजिन करो एग्जाम का दिन आ गया है, तुम्हारे पास सिलेबस का पूरा वेट है, नर्वसनेस बढ़ रही है और माइंड ब्लैंक हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो काम रहते हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिखते हैं और हाई स्कोर्स लाते हैं। आखिर ये पॉसिबल कैसे होता है? सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजीज से। अगर तुम भी एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हो तो सिर्फ ज़्यादा पढ़ना काफ़ी नहीं है, तुम्हें स्मार्ट एग्जाम स्ट्रैटेजीज सीखनी होंगी, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में हाई स्कोर्स लाने का सबसे पहला रूल है एग्जाम के पहले सही तैयारी। कई स्टूडेंट्स लास्ट मिनट क्रैमिंग करते हैं, रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए टाइम चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब जब भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसे बार बार रिवाइज करो, पहले 24 घंटे के अंदर, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये टेक्निक प्रूवन है कि इससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लंबे समय तक दिमाग में रहती है। अब एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं लेकिन खुद को टेस्ट नहीं करते। टॉप स्टूडेंट्स एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मतलब बिना नोट्स देखे खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो और टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो खुद से पूछो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कॉजेज क्या थे। अगर तुम्हें आंसर याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। सेल्फ टेस्टिंग से तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के साथ स्टोर करता है, जिससे भूलने की चांसेस कम हो जाती हैं। अब एग्जाम से कुछ दिन पहले की स्ट्रैटेजी समझते हैं। एक कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो हर सब्जेक्ट को एक ही तरह से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए अलग अप्रोच ज़रूरी है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए माइंड मैप्स और नेमोनिक्स यूज़ करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखना है तो एक डायग्राम बनाओ जिसमें हर ऑर्गन को अलग अलग ब्रांचेस से कनेक्ट किया गया हो। इससे कंसेप्ट्स क्विकली रिकॉल हो जाते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स
के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उन्हें अप्लाई नहीं करोगे तब तक मास्टरी नहीं आएगी। लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी के लिए पास्ट पेपर सॉल्व करो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं एग्जाम डे स्ट्रेटजी की। एग्जाम हॉल में जाते ही सबसे पहली चीज क्वेश्चन पेपर को स्मार्टली रीड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन टॉप स्टूडेंट्स पहले पूरा पेपर स्कैन करते हैं और फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं। एक अच्छा तरीका है 3 स्तरीय दृष्टिकोण। 1, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनके आंसर्स तुम्हें अच्छे से आते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 2, फिर उन क्वेश्चंस पर आओ जिनमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 3, आखिर में उन क्वेश्चंस को करो जिनमें गेस वर्क करना पड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं और बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता। इसका सॉल्यूशन है हर सवाल के लिए एक फिक्स टाइम सेट करना। अगर एक 3 घंटे का एग्जाम है और उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो हर सवाल को 18 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर कोई सवाल ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसे छोड़कर अगले पर मूव करो और बाद में वापस आओ। अब एक और प्रॉब्लम, एग्जाम में स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये बहुत कॉमन है, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। एग्जाम से पहले 5 मिनट के लिए गहरी सांस लो। इमेजिन करो कि तुम रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व कर रहे हो और खुद पर ट्रस्ट रखो। स्टडीज बताती हैं कि कॉन्फिडेंट माइंडसेट से एग्जाम परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। प्रेजेंटेशन भी एक सीक्रेट वेपन है। कई बार स्टूडेंट्स को आंसर्स आते हैं, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग मेसी होती है, डायग्राम्स ठीक से नहीं बने होते और पैराग्राफ्स अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। इससे एग्जामिनर को आंसर्स समझने में दिक्कत होती है। क्लीन और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स हमेशा ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद कई स्टूडेंट्स ये सोचकर रिलैक्स हो जाते हैं कि अब सब हो गया, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा पेपर एनालिसिस करता है। मतलब ये समझता है कि उसने कहाँ गलती की, कौन से टॉपिक्स वीक थे और अगले एग्जाम में क्या इंप्रूव करना है। एसिंग एग्जाम्स का मतलब सिर्फ ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि सही स्ट्रैटेजीज यूज़ करना है। जब तुम स्पेस्ड रेपिटेशन से पढ़ाई करोगे, एक्टिव रिकॉल से खुद को टेस्ट करोगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अपनाओगे, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करोगे और एग्जाम डे स्ट्रेस को हैंडल करोगे, तो तुम्हारे स्कोर्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। चैप्टर 6, रिसर्चिंग लाइक अ प्रो। इमेजिन करो तुम्हें एक असाइनमेंट मिला है या तुम्हें किसी टॉपिक पर डीप नॉलेज चाहिए। तुम गूगल पर जाते हो, विकिपीडिया खोलते हो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हो और फिर कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, क्योंकि हर जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। कौन सी जानकारी सही है, कहाँ से ऑथेंटिक सोर्सेज मिले और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे रिसर्च को फास्ट और इफेक्टिव बनाया जाए। टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ रैंडम गूगल सर्च नहीं करते, बल्कि सही स्ट्रैटेजीज से रिसर्च करते हैं, जैसे एक प्रोफेशनल। आज हम जानेंगे कि कैसे तुम भी स्मार्ट टेक्निक से रिसर्च कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नॉलेज डीप हो और तुम्हारे असाइनमेंट्स नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं। सबसे पहली गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो है एक ही सोर्स पर डिपेंड करना। मान लो तुम्हें क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करनी है और तुम बस विकिपीडिया पढ़कर उसे फाइनल मान लेते हो, लेकिन क्या ये रिलायबल है? टॉप रिसर्चर्स हमेशा मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिससे उनके पास एक बैलेंस्ड और एक्यूरेट व्यू होता है। अब सवाल ये आता है कि रिलायबल सोर्सेज कैसे ढूंढें। हर वेबसाइट पर लिखी गई जानकारी एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम्हारे सोर्सेज क्रेडिबल और वेल रिसर्चेड हो। कुछ बेस्ट सोर्सेज हैं। गूगल शोलर, यहाँ तुम्हें ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स और एकेडमिक आर्टिकल्स मिलेंगे। पबमेड, साइंस और मेडिकल टॉपिक्स के लिए बेस्ट। JSTOR, हिस्ट्री, लिटरेचर और सोशल साइंसेज के लिए यूजफुल। गवर्नमेंट और एजुकेशनल वेबसाइट्स, अगर किसी साइट का डोमेन .go या .education है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। अब बात करते हैं गूगल सर्च को इफेक्टिवली यूज़ करने की। ज़्यादातर लोग गूगल पर सिर्फ नॉर्मल सर्च करते हैं, लेकिन प्रो रिसर्चर्स कुछ एडवांस ट्रिक्स यूज़ करते हैं। एक, एग्जैक्ट फ्रेज सर्च। अगर तुम्हें किसी टॉपिक पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्वोट्स में डालकर सर्च करो। एग्जाम्पल, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। 2, साइट स्पेसिफिक सर्च। अगर तुम सिर्फ किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन चाहते हो तो ऐसा सर्च करो, साइट bbis.com क्लाइमेट चेंज। 3, फाइल टाइप सर्च। अगर तुम किसी टॉपिक पर PDF या पावर पॉइंट चाहिए तो ऐसा सर्च करो, क्लाइमेट चेंज फाइल टाइप PDF। इन तकनीक से तुम जल्दी और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना लेकिन उसे ऑर्गेनाइज नहीं करना।
रिसर्च का मतलब सिर्फ 10 वेबसाइट से डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि स्मार्टली नोट्स बनाना और इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है द ज़ेटलकास्टन मेथड। इस मेथड में तुम अपने रिसर्च को छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड नोट्स में स्टोर करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करनी है तो अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो: हिस्ट्री ऑफ एआई, एप्लीकेशंस ऑफ एआई, एथिकल इश्यूज इन एआई और फ्यूचर ऑफ एआई। फिर इन सबको कनेक्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारी रिसर्च ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डीप हो जाएगी। अब बात करते हैं एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर की जो रिसर्च को सुपर फास्ट बना सकते हैं। चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी इन दे। अगर तुम्हें क्विक सारांश चाहिए या किसी टॉपिक पर इंसाइट्स चाहिए तो एआई टूल्स बहुत मदद कर सकते हैं। जोटिरो और मेंडले रिसर्च पेपर्स और रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नोशन और एवरनोट रिसर्च नोट्स और आइडियाज को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, प्लेजरिज्म से कैसे बचें। कई स्टूडेंट्स रिसर्च के दौरान सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती है। प्रोफेसर्स और टीचर्स प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स यूज़ करते हैं, जिससे कॉपीड कंटेंट पकड़ में आ जाता है। इसका सॉल्यूशन, ओन वर्ड्स में रीराइट करो, किसी भी जानकारी को अपने तरीके से एक्सप्लेन करो। प्रॉपर साइटेशन दो। अगर तुम किसी आर्टिकल या रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसका सही रेफरेंस दो। रिसर्चिंग लाइक अ प्रो का मतलब सिर्फ गूगल पर सर्च करना नहीं, बल्कि सही सोर्सेज ढूंढना, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और प्लेजरिज्म से बचते हुए डीप इंसाइट्स कलेक्ट करना है। जब तुम गूगल स्कॉलर, एआई टूल्स और एडवांस्ड सर्च टेक्निक्स यूज करोगे तो तुम्हारी रिसर्च सुपर इफेक्टिव हो जाएगी। चैप्टर 7, एक मजबूत थीसिस बनाना। कल्पना करो तुम्हें एक महत्वपूर्ण अनुसंधान पेपर लिखना है, लेकिन शुरुआत में ही तुम फंस जाते हो। थीसिस स्टेटमेंट क्या होगा? कैसे एक ऐसा थीसिस लिखा जाए जो न सिर्फ क्लियर और स्ट्रांग हो, बल्कि प्रोफेसर को भी इम्प्रेस कर दे। यही फर्क होता है एक एवरेज और एक टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट में। टॉप स्टूडेंट सिर्फ वेग आइडियाज पर काम नहीं करते, बल्कि एक पावरफुल और वेल स्ट्रक्चर्ड थीसिस तैयार करते हैं, जो पूरे पेपर को एक स्ट्रांग फाउंडेशन देता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक सॉलिड थीसिस स्टेटमेंट लिखा जाए, जिससे तुम्हारी राइटिंग और आर्ग्यूमेंट शार्प और इम्पैक्टफुल बने। सबसे पहले समझते हैं थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। थीसिस स्टेटमेंट किसी भी रिसर्च पेपर या ऐसे का सेंट्रल आइडिया होता है। ये एक रोड मैप की तरह काम करता है, जिससे रीडर को ये पता चलता है कि पेपर में क्या डिस्कस किया जाएगा। अगर तुम्हारा थीसिस स्टेटमेंट वीक या अनक्लियर है तो पूरा पेपर डायरेक्शनलेस लगेगा। अब सवाल ये है, एक अच्छा थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए। एक कमज़ोर थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिखेगा: टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। ये स्टेटमेंट बहुत जनरल है और इसमें कोई क्लियर आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगा: The rise of artificial intelligence in the workplace is transforming industries by increasing efficiency, but also raising concerns about job displacement and ethical implications. अब देखो, इस थीसिस स्टेटमेंट में 3 चीज़ें क्लियर हैं। एक, टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्कप्लेस दो। आर्ग्यूमेंट, एआई एफिशिएंसी बढ़ा रहा है लेकिन जॉब डिस्प्लेसमेंट का खतरा है। 3, फोकस, पेपर में एफिशिएंसी और एथिकल कंसर्न्स पर डिस्कशन होगा। अब बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट लिखने के सही तरीकों की। एक स्पेसिफिक और फोकस्ड थीसिस लिखो। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है बहुत ब्रॉड थीसिस लिखना। एग्जाम्पल के लिए, क्लाइमेट चेंज इज बैड फॉर द एनवायरनमेंट। ये बहुत जेनेरिक है। इसके बजाय इसे और स्पेसिफिक बनाओ। Unchecked carbon emissions from industrial activities are primary contributors to global warming, leading to severe climate change effects such as rising sea levels, extreme weather patterns और biodiversity loss. इससे तुम्हारा रिसर्च ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। दूसरा, आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस लिखो, सिर्फ फैक्ट्स नहीं। थीसिस स्टेटमेंट में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जिसे तुम अपने पेपर में प्रूव कर सको। वीक, social media is popular among teenagers. Strong, social media negatively impacts teenagers' mental health by increasing anxiety, promoting unrealistic body standards and reducing real-life social interactions. अब ये एक क्लियर आर्ग्यूमेंट है जिस पर तुम डेटा और रिसर्च के साथ सपोर्ट कर सकते हो। 3, so what? टेस्ट लो थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद खुद से पूछो, so what? मतलब ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इसका कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है तो उसे रिवाइज करो। ऑनलाइन शिक्षा तेजी से बढ़ रही है। So what? Better version. Online education is revolutionizing the learning experience by making knowledge accessible globally,
but it also raises challenges in maintaining student engagement and academic integrity. अब इस थीसिस का रियल वर्ल्ड सिग्निफिकेंस है। 4. काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस करो। एक अच्छा थीसिस सिर्फ एक तरफा आर्ग्यूमेंट नहीं करता, बल्कि दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी कंसिडर करता है। Government surveillance is necessary for national security, but it also raises ethical concerns about personal privacy and civil liberties. इसमें दोनों साइड्स कवर हो रही हैं, गवर्नमेंट सर्वेलेंस के बेनिफिट्स भी और एथिकल कंसर्न्स भी। अब बात करते हैं थीसिस रिफाइनमेंट की। थीसिस एक बार में परफेक्ट नहीं बनता, उसे रिवाइज और रिफाइन करना पड़ता है। एक अच्छा तरीका है पीयर रिव्यू और फीडबैक लेना। किसी दोस्त और टीचर या एआई टूल से पूछो कि तुम्हारा थीसिस क्लियर और स्ट्रांग लग रहा है या नहीं। एक स्ट्रांग थीसिस स्टेटमेंट लिखना किसी भी रिसर्च पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तुम इसे स्पेसिफिक, आर्ग्यूमेंटेटिव और वेल स्ट्रक्चर्ड बनाते हो तो तुम्हारी राइटिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनती है। चैप्टर 8, लिखने की स्पष्टता और तेजी से। कल्पना करो तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण निबंध, नियुक्ति या अनुसंधान पत्र लिखने के लिए बहुत कम समय है। तुम खाली स्क्रीन को घूर रहे हो, दिमाग में आइडियाज आ जा रहे हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हो तो या तो सेंटेंसेस अनक्लियर लगते हैं या फिर राइटिंग स्पीड इतनी स्लो होती है कि पूरा करने में घंटों लग जाते हैं। दूसरी तरफ टॉप स्टूडेंट्स न सिर्फ तेजी से लिखते हैं, बल्कि उनकी राइटिंग क्रिस्टल क्लियर और इम्पैक्टफुल भी होती है। द ubiquitous utilization of technological advancements has precipitated a paradigm shift in the contemporary educational landscape. Technology has completely changed modern education. दूसरा सेंटेंस ज़्यादा क्लियर और इफेक्टिव है। हर सेंटेंस ऐसा लिखो कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। स्टेप 3, एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस। अगर तुम्हारी राइटिंग स्लो लगती है या डल लगती है तो चेक करो कि तुम पैसिव वॉइस तो यूज नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। द साइंटिस्ट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। एक्टिव वॉइस राइटिंग को फास्ट और डायरेक्ट बनाता है। स्टेप 4, फर्स्ट ड्राफ्ट को फास्ट लिखो, एडिट बाद में करो। राइटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप, पहले सोचो मत, बस लिखो। कई बार हम हर सेंटेंस को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे राइटिंग स्लो हो जाती है। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि पहले पूरे आइडियाज को ड्राफ्ट कर लो, फिर बाद में उसे रिफाइन करो। स्टीवन किंग भी कहते हैं, राइट विद द डोर क्लोज्ड, एडिट विद द डोर ओपन। यानी पहले अपने आइडियाज को बिना रोक टोक के लिखो, फिर एडिट करके उन्हें बेहतर बनाओ। स्टेप 5, एआई और टूल्स का स्मार्ट यूज। आज के ज़माने में एआई और राइटिंग टूल्स राइटिंग स्पीड और क्लैरिटी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ग्रामरली, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स फिक्स करने के लिए हेमिंगवे एडिटर, सेंटेंसेस को क्लियर और रीडेबल बनाने के लिए नोशन या गूगल डॉक्स, फास्ट टाइपिंग और ऑटो सेविंग के लिए। स्टेप 4, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड हैक्स। अगर तुम्हें फास्ट लिखना है तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। 25 मिनट लिखो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर रिपीट करो। इससे फोकस बना रहेगा और राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी। एक और ट्रिक है टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करो। फास्ट राइटर्स 60+ वर्ड्स पर मिनट टाइप करते हैं। अगर तुम्हारी टाइपिंग स्लो है तो kbr.com जैसी वेबसाइट से प्रैक्टिस करो। कंक्लूजन, राइटिंग फास्ट और क्लियर दोनों होनी चाहिए। जब तुम पहले आउटलाइन बनाओगे, सिंपल और एक्टिव वॉइस में लिखोगे, एआई टूल्स का यूज़ करोगे और स्पीड हैक्स अपनाओगे तो तुम्हारी राइटिंग ड्रामेटिक तरीके से इंप्रूव होगी। चैप्टर 9, रिवाइजिंग एंड पॉलिशिंग योर वर्क। इमेजिन करो तुमने अपना ऐसे असाइनमेंट या रिसर्च पेपर पूरा लिख लिया है। अब तुम्हें लग रहा है कि काम खत्म हो गया, लेकिन यही वो गलती है जो कई स्टूडेंट्स करते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट को फाइनल ड्राफ्ट मान लेना। सच तो यह है कि ग्रेट राइटिंग ग्रेट एडिटिंग से ही बनती है। टॉप स्टूडेंट्स कभी भी अपनी राइटिंग को बिना रिवाइज किए सबमिट नहीं करते। वो अपनी राइटिंग को पॉलिश करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और हर सेंटेंस को बेहतर बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे राइटिंग को इफेक्टिवली रिवाइज और पॉलिश करें ताकि वो क्लियर, इम्पैक्टफुल और एरर फ्री हो। राइटिंग सिर्फ आइडियाज को पेपर पर उतारने का नाम नहीं है। राइटिंग का असली मैजिक रिवीजन में छिपा होता है। एडिटिंग से ही एक नॉर्मल ड्राफ्ट शार्प, एंगेजिंग और प्रोफेशनल बनता है, लेकिन कैसे? स्टेप 1, पहला ड्राफ्ट से दूरी बनाओ। एक बार जब तुम्हारा पहला ड्राफ्ट पूरा हो जाए तो उसे तुरंत एडिट मत करो। थोड़ा ब्रेक लो, कुछ घंटे या आइडियली एक दिन। इससे तुम्हें अपनी लिखाई को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा और एरर्स पकड़ना आसान हो जाएगा। स्टेप 2, बिग पिक्चर एडिटिंग, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी फिक्स करो। सबसे पहले छोटे ग्रामर मिस्टेक्स मत ढूंढो। पहले देखो कि कंटेंट सही स्ट्रक्चर्ड है या नहीं। क्या इंट्रोडक्शन अटेंशन ग्रैबिंग है? क्या पैराग्राफ्स लॉजिकल ऑर्डर में हैं? क्या थीसिस, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स स्पष्ट हैं?
अगर कोई पैराग्राफ कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसे सिंप्लीफाई करो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया का प्रभाव युवा व्यक्तियों पर देखा जा चुका है। विभिन्न अध्ययनों में और जाना जाता है कि यह बहुत प्रभावी कई तरीकों से है। Studies show that social media deeply affects young people, both positively and negatively. Simpler sentences ज़्यादा पावरफुल होते हैं। Step 3, सेंटेंस लेवल एडिटिंग, क्लैरिटी और कंसाइसनेस इंप्रूव करो। अब इंडिविजुअल सेंटेंसेस पर फोकस करो। एडिटिंग का एक गोल्डन रूल है, कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग दो। एग्जाम्पल, ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटरनेट इज यूज्ड बाय मेनी इंडिविजुअल्स ऑन ए डेली बेसिस, इट हैज़ a significant impact on our communication methods. Since millions use the internet daily, it significantly shapes communication. Unnecessary words हटाओ और डायरेक्ट बनाओ। स्टेप 4, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स फिक्स करो। अब टाइम है ग्रामर चेक करने का। AI टूल्स जैसे ग्रामरली या हेमिंगवे एडिटर तुम्हारी राइटिंग को रिफाइन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टूल्स पर भरोसा मत करो, खुद भी प्रूफ रीडिंग करो। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, देयर वर्सेस देयर आइडियाज आर इंटरेस्टिंग। Correct. Effect versus effect. The new law will affect businesses. Correct. It's versus its. It's a great day. लेकिन कंपनी ने अपनी आय बढ़ाई। ग्रामर और पंक्चुएशन छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन ये तुम्हारी राइटिंग की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। स्टेप 5, रीड अलाउड टेक्निक। यूज करो, अपने लिखे हुए को जोर से पढ़ो। इससे तुम इंस्टेंटली देख पाओगे कि कोई सेंटेंस ऑकवर्ड लग रहा है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस ब्रेथलेस लग रहा है और उसे पढ़ते वक्त सांस लेने की जगह नहीं मिल रही तो उसे छोटा करो। अगर कोई सेंटेंस रोबोटिक या अननेचुरल लग रहा है तो उसे कॉन्वर्सेशनल बनाओ। स्टेप 6, पेयर रिव्यू लो, दूसरों से फीडबैक लो। कभी कभी हम खुद अपनी मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाते, इसलिए अपने किसी दोस्त, टीचर या AI टूल से फीडबैक लो। क्या राइटिंग क्लियर लग रही है? क्या आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल और वेल स्ट्रक्चर्ड हैं? क्या कोई कंफ्यूजिंग या रिपीटेटिव पार्ट है? फीडबैक लेने से तुम्हारी राइटिंग ऑब्जेक्टिवली बेटर बनती है। स्टेप 7, फाइनल टच, फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। अब जब कंटेंट परफेक्ट हो गया है तो प्रेजेंटेशन भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। फॉन्ट और स्पेसिंग सही रखो। यूजुअली टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट, डबल स्पेसिंग एकेडमिक पेपर्स के लिए सही रहता है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्लियर हो, रेफरेंसेस और साइटेशन सही फॉर्मेट में हो। राइटिंग सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, रिवीजन ही वो प्रोसेस है जिससे एवरेज राइटिंग एक्सेप्शनल बनती है। जब तुम अपने फर्स्ट ड्राफ्ट से डिस्टेंस लोगे, लॉजिकली स्ट्रक्चर चेक करोगे, क्लैरिटी इंप्रूव करोगे, ग्रामर मिस्टेक्स फिक्स करोगे और फीडबैक लोगे तो तुम्हारी राइटिंग नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी।